नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज जी, स्पोर्ट्स स्कैन में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत के 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने पहली बार 90 मीटर के भाला फेंक कर इतिहास रचा। दोहा डायमंड लीग में दूसरा स्थान हासिल किया। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता। आईपीएल क्रिकेट एक सप्ताह बाद आज फिर से शुरू हुआ। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला वर्षा के कारण रुका। और भारतीय फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश किया। भारत के 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने पहली बार 90 मीटर के पार भाला फेंक कर इतिहास रचते हुए दोहा डायमंड लीग में दूसरा स्थान हासिल किया। आइए सुनते हैं एक विस्तृत रिपोर्ट। स्टार भाला फेंक खिलाड़ी और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने कल दोहा डायमंड लीग में इतिहास रचते हुए पहली बार 90 मीटर के पार भाला फेंका। उन्होंने फाइनल में अपने तीसरे प्रयास में 90.23 मीटर भाला फेंककर अपना पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 89.94 मीटर था, जो उन्होंने 2022 में स्टॉकहोम डायमंड लीग में फेंका था। हालांकि 90 मीटर की बाधा पार करने के बाद भी नीरज को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। जर्मनी के वेबर जूलियन ने 91.06 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीरज 6 में से 5वें थ्रो तक पहले स्थान पर थे, लेकिन छठे और आखिरी थ्रो में जूलियन उनसे आगे निकल गए। नीरज चोपड़ा ने जब अपने तीसरे प्रयास में ये ऐतिहासिक थ्रो किया तो पूरा मैदान झूम उठा। नीरज ने अपने प्रदर्शन पर खुशी व्यक्त की। आई एम वेरी हैप्पी फॉर 90 meters, but it happened with me also when I broke national record in Turku with over 89 meters, and also in Stockholm I threw 89.94. I was always second, and also here I broke national record and second today. But I'm very happy for Julian also. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस उपलब्धि को उल्लेखनीय बताया और कहा कि खिलाड़ी का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उसके अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भारत को इस सफलता पर गर्व और खुशी का अनुभव हो रहा है। इस प्रदर्शन में उनके नए कोच जॉन जेलेजनी की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। वहीं भाला फेंक में दूसरे भारतीय खिलाड़ी किशोर जेना 78.60 मीटर के थ्रो के साथ 8वें पायदान पर रहे। भारत की पारुल चौधरी महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में 6ठे स्थान पर रहीं। उन्होंने 9 मिनट 13 सेकंड के समय के साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ डाला। गुलवीर सिंह पुरुषों के 5000 मीटर दौड़ में 9वें स्थान पर रहे। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। तो मनोज जी, यहीं से शुरू करते हैं। आखिर नीरज ने 90 मीटर की वो बाधा जो पिछले कई सालों से, पिछले 2 ओलंपिक से उनके लिए रास्ते में आ रही थी, उसको तोड़ दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। वो ओलंपिक चैंपियन भी बने, वर्ल्ड चैंपियन भी बने, कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन बने, 2 बार के एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट रहे। लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में जो एक कसाव था, या ये कि ये एक खिंचाव था कि वो 90 मीटर का बैरियर नहीं तोड़ पा रहे हैं, उसको भी उन्होंने पूरा कर दिया। और जिस तरह से तीसरा प्रयास था उनका, मैं तो कहूँगा जेन जेलेजनी, जिनका अभी नाम आपने लिया अपना इस रिपोर्ट में, वो चेक रिपब्लिक से ताल्लुक रखते हैं और लिविंग लीजेंड हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रहे हैं। और उनके साथ इनकी जुगलबंदी इस कदर प्रमाण चढ़ी है कि अगर आप देखें तो इन्होंने जो ट्रेजेक्टरी जो थी इनकी, जो फ्लैट जो थ्रो फेंका करते थे या कई बार बहुत ऊंची थ्रो चली जाती थी, वो बहुत बैलेंस हुई इस बार तो। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि जब जेवलिन रिलीज करते थे तो रिलीज करने के बाद अक्सर उनका जो है ना, वो बैलेंस नहीं बनता था और हाथ उनका जमीन पर लगता था। इस बार वो भी देखने को नहीं मिला। और अमूमन उनकी थ्रो सेंटर पर जाती थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ गई। ये भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। तो कई बदलाव एक साथ बहुत ही पॉजिटिव रहे उनके लिए। जी, अभी नीरज को आने वाले समय में कुछ और भी बड़े टूर्नामेंट्स खेलने हैं। ये इस सेशन में उनका पहला बड़ा टूर्नामेंट था। क्या लग रहा है कि 90 के पार अभी उनकी और भी बेस्ट आना बाकी है? देखिए, अब टेक्निकली तो वो बहुत मजबूत हो गए हैं और जिस तरीके से उनकी जुगलबंदी जेलेजनी के साथ रही है, और एक बार तो नीरज चोपड़ा ने यहाँ तक कहा था कि जेलेजनी जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करा रहे थे शुरुआती दौर में, उन्हें बहुत अजीब भी लगा। लेकिन 15 दिन में कहते सब कुछ नॉर्मल हो गया और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा। तो मेहनत का फल मीठा होता है और वो अब साबित हो गया है। और जिस तरीके से उन्होंने लगातार जो मुकाम हासिल किए, मैं तो कहूँगा कि आप एक छोटा सा उदाहरण दूंगा यहाँ पर कि इवान लैंडल ने कहा था एक बार, जो टेनिस के महान खिलाड़ी हैं, कि उनके सारे खिताब ले लो
और उनको एक विंबलडन का खिताब दे दो, क्योंकि वो कभी जीत नहीं पाए थे। वही 90 मीटर का जो रिकॉर्ड था या 90 मीटर का जो बैरियर था उसे वो तोड़ नहीं पा रहे थे। अब मुझे लगता है अब उनके मन में कोई किसी तरह का संशय नहीं होगा और वो ज्यादा निर्भीक तरीके से, ज्यादा खुलकर प्रदर्शन करेंगे और उनके प्रदर्शन में निखार आएगा। जी बिल्कुल मनोज जी, कहा जा सकता है कि कोच की और खिलाड़ी दोनों की मेहनत रंग लाई। कहते हैं शतरंज की भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने रोमानिया के बुखारेस्ट में सुपर बेस शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीत लिया है। प्रज्ञानानंदा ने अलीरेजा फिरोजा और मैक्सिम वलीरेज ग्राविव को टाई ब्रेकर के बाद हराया और 9 राउंड में तीनों खिलाड़ी 5.5 अंकों की बराबरी थे और इसके बाद प्लेऑफ खेला गया जहां प्रज्ञानानंदा ने जीत हासिल की। वही विश्व चैंपियन डी गुकेश 4 अंक के साथ टूर्नामेंट में 9वें स्थान पर रहे। ग्रैंड शतरंज टूर का अगला चरण सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज इवेंट 1 जुलाई से क्रोएशिया में खेला जाएगा। और अब बात करते हैं क्रिकेट की और आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट एक सप्ताह बाद आज फिर से शुरू हो गया है। पहले सुनते हैं एक रिपोर्ट। एक सप्ताह के अंतराल के बाद खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए आईपीएल का रोमांच एक बार फिर शुरू हो गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण 9 मई को आईपीएल प्रतियोगिता निलंबित कर दी गई थी, जो आज से फिर शुरू हो गई है। टूर्नामेंट के शेष मैचों के लिए नया कार्यक्रम जारी किया गया है। इसमें मोहाली और धर्मशाला में कोई मैच नहीं खेला जाएगा। वहीं 25 मई को होने वाला फाइनल अब 3 जून को होगा। इसके लिए प्लेऑफ मैचों के स्थानों की घोषणा बाद में की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि एक हफ्ते का ये अंतराल खिलाड़ियों के प्रदर्शन में किस तरह असर डालता है और पॉइंट्स टेबल में क्या नए बदलाव देखने को मिलते हैं। इस एक सप्ताह के दौरान कुछ विदेशी खिलाड़ियों ने भी कई कारणों से अपनी अपनी टीमों का साथ छोड़ा है और कई नई रिप्लेसमेंट टीमों में शामिल हुए हैं। देखना होगा कि प्लेऑफ्स के दरवाजे पर खड़ी आईपीएल 2025 की ये दूसरी पारी कितना जल्दी अपने रोमांच की लय पकड़ पाती है। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए वैष्णवी। इसके पहले इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मिड ऑफ द सीजन सत्र के बीच में छुट्टियां मनाने गई थी, लेकिन इस बार तो 10 की 10 टीमों की छुट्टियां बनी हैं 1 हफ्ते की। आपको लगता है कि ये मोमेंटम ब्रेक होगा यहाँ से? नहीं, कुछ आपकी बात सही है, ब्रेक भी होगा और थोड़ा कई पॉजिटिव चीजें भी सामने आएंगी। जैसे रजत पाटीदार का एग्जांपल लीजिए, उनकी उंगली में इंजरी थी। अगर ये कंटिन्यू रहता टूर्नामेंट तो निश्चित तौर पर वो बाकी के मैच नहीं खेल पाते, ये बिल्कुल तय था। लेकिन अब उन्हें इतना आराम मिल गया, अब उन्होंने प्रैक्टिस की तो ऐसा लगा ही नहीं कि उनकी कोई उंगली में इंजरी है, तो वो यहाँ आपको खेलते हुए दिखेंगे अगर इंद्र देवता की मेहरबानी रही तो। लेकिन ये है कि हैजलवुड नहीं है अभी, लेकिन उन्होंने कहा कि फाइनल तक वो उपलब्ध हो जाएंगे। लुंगी एंगडी उनकी जगह खेलेंगे। तो अब कुछ खिलाड़ियों से के ना होने से मोमेंटम तो टूटता है किसी भी टीम का, लेकिन ज्यादा असर उन टीमों को पड़ता है जो प्लेऑफ की रेस में बनी हुई हैं। जी बिल्कुल। अगर आज के मुकाबलों की बात की जाए तो बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जो मैच है वो फिलहाल बारिश के कारण रुका हुआ है, अभी टॉस भी नहीं हो पाया है। बहुत महत्वपूर्ण मैच हो जाता है ये कोलकाता की दृष्टि से, जिसके लिए एक तरीके से कहें कि करो या मरो का मुकाबला है और 1 पॉइंट के साथ संतोष नहीं करना चाहेगी कोलकाता यहाँ से। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो अब वर्चुअली तो बाहर हो गई है, लेकिन आज ऑफिशियली बाहर हो जाएगी अगर मैच नहीं हुआ तो। क्योंकि दोनों मैच अगर वो जीतती, अगर ये मैच होता और अगला मैच भी जीतती तो निश्चित तौर पर उसके यहाँ 15 अंक हो जाते, तो एक लिटिल चांस रहता उसके लिए। लेकिन अब वो चांस भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आरसीबी को फायदा होगा और अगर खेल नहीं होता है आज तो निश्चित तौर पर आरसीबी क्वालिफाई कर जाएगा प्लेऑफ के लिए। जी बिल्कुल, आरसीबी के लिए हो सकता है कि आज की बारिश जो है उसका होम ग्राउंड उसके लिए गुड न्यूज़ लेकर के आ सकता है। अगर कल के मुकाबलों की बात की जाए तो कल आईपीएल में 2 मुकाबले खेले जाएंगे। जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। वहीं शाम को एक अन्य मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना जो है गुजरात टाइटंस से होगा। कल के मुकाबलों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले पंजाब और राजस्थान, कितना अहम मुकाबला है? पंजाब के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण मैच है। 11 मैचों में 15 अंक हैं और वहां भी यही स्थिति है जो यहां थी, क्योंकि एक मैच जीतते ही पंजाब किंग्स के भी बल्ले बल्ले हो जाएंगे और वो भी क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने तो इस बार बहुत निराश किया है और खिलाड़ियों को चुनने से लेकर और मैदान पर प्रदर्शन तक बुरी तरह से उनका खेल प्रभावित हुआ है। दूसरे मुकाबले में गुजरात है जो टेबल टॉप पर है और प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए बस एक पायदान पीछे 5वें नंबर से पूरे उठापटक को देख रही दिल्ली की टीम है। ये मैच कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मैच है, ये दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है। उस आपने पंजाब का जिक्र किया, पंजाब का मैच राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि वो पहले ही बाहर हो चुकी है।
लेकिन गुजरात टाइटंस जो है 11 मैचों में 16 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। जैसे कि आपने कहा, दिल्ली कैपिटल 11 मैचों में 13 अंकों के साथ 5वें स्थान पर बनी हुई है। अभी उसे मुंबई इंडियंस से खेलना है, पंजाब से खेलना है, और दोनों मैच जो है अपने यहाँ नहीं खेलने हैं दिल्ली को। लेकिन गुजरात टाइटंस के लिए अच्छी बात यह है कि उसको जो बचे हुए मैच है लखनऊ सुपर जायंट्स से और चेन्नई सुपर किंग्स से, वो अपने होम ग्राउंड पर खेलने हैं, तो ये एक एडवांटेज रहेगा। तो गुजरात के ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं प्लेऑफ में पहुंचने के लिए, और उसकी कोशिश यही होगी कि वो सिर्फ प्लेऑफ तक ही सीमित ना रखे, बल्कि टॉप 2 टीमों में उसका शुमार हो, जिससे एक मैच अगर झटका भी लग जाता है प्लेऑफ में तो भी उसके लिए अवसर रहे। जी बिल्कुल, गुजरात इस टूर्नामेंट को टेबल में टॉप रह के ही ख़त्म करना चाहेगी। और अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 30 मई से शुरू हो रहे इंग्लैंड दौरे के लिए भारत ए टीम की घोषणा कर दी है। चयन समिति ने अभिमन्यु ईश्वरन को कप्तान और ध्रुव जुवेल को उप कप्तान बनाया है। करुण नायर को भारतीय दल में जगह मिली है। इसके अलावा शुभमन गिल और साई सुदर्शन भी दूसरे मैच से पहले टीम में शामिल हो जाएंगे। इस पूरे चयन में देखा जाए तो जिन खिलाड़ियों को मौका मिला उनके लिए तो बेहद बेहतरीन अवसर है, लेकिन एक खिलाड़ी जिस पे चर्चा हो रही है और वो इस टीम में नहीं है, श्रेयस अय्यर। हाँ, श्रेयस अय्यर नहीं है, अर्शदीप सिंह नहीं है, लेकिन अब यही है कि करुण नायर पर ज़्यादा भरोसा है। मुझे लगता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट का उनका बहुत ही शानदार प्रदर्शन था, तो शायद उन पर अगर वो कुछ यहाँ अच्छा कर जाते हैं तो भारतीय टीम में, मुख्य टीम में आने का उनके लिए सुनहरा मौका रहेगा। जी बिल्कुल, देखते हैं कि इंग्लैंड का दौरा भारतीय युवा टीम के लिए और एक जो नई टीम धीरे धीरे तैयार हो रही है उसके लिए कितना बड़ा अवसर साबित होता है। अब बात करते हैं फुटबॉल की। भारतीय फुटबॉल टीम ने अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने मालदीव को 3-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। कल शाम खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की ओर से डैनी मेतई, उमांग डोडम और प्रशांत जाजो ने तीनों गोल किए भारत के लिए। और इससे पहले एक अन्य सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने नेपाल को 2-1 से हराया। भारत का सामना बांग्लादेश से होने जा रहा है फाइनल में। कल ये मुकाबला खेला जाएगा शाम को 7 बजे। जिस तरह भारत का सफर रहा इस पूरे टूर्नामेंट में, एक भी गोल नहीं खाया है, शानदार डिफेंस देखने को मिला है। बांग्लादेश टेबल में भी ड्रॉ करके ऊपर पहुंची और कल भी एक अच्छी टक्कर उसको मिली नेपाल से। कितना आसान है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो कहूँगा कि बस निष्क्रियता उससे बचना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए, क्योंकि आपने ठीक कहा, 15 गोल भारत ने किए हैं, एक भी गोल भारत के खिलाफ नहीं हुआ, जबकि बांग्लादेश के खिलाफ 3 गोल हुए। यानी हमारी स्कोरिंग पावर भी अच्छी रही, हमारा डिफेंस भी अच्छा रहा। और डैनी मेतई का आपने जिक्र किया, लैशराम का, जो टूर्नामेंट में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी, 5 गोल उन्होंने किए। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने हैट्रिक की। ओमांग डोडम को देखें आप तो उन्होंने भी 3 गोल किए हैं। जाजो ने 3 गोल किए हैं। तो बांग्लादेश का तो एक ही खिलाड़ी है जो कुछ है, नजमल हुड्डा। उस पर अगर आप थोड़ा संयम रखें, उन पर नियंत्रण रखें पूरी तरह से, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा उनको मार्क करने की आप रणनीति अपनाएं तो कोई ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है आपके लिए। जी बिल्कुल। अब आगे बढ़ा जाए, टेबल टेनिस की बात करते हैं। दोहा में खेली जा रही टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप में भारत की नंबर 1 खिलाड़ी श्रीजा अकुला पहले दौर में हार गई हैं। आज काफ़ी उम्मीदें थी उनसे और बुरी खबर रही भारतीय प्रशंसकों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। श्रीजा से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और बड़े मंच पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए वो जानी जाती हैं। लेकिन यहाँ अब कई बार होता है कि प्लेयर की जो लय होती है बहुत ज़्यादा कई बार गड़बड़ा जाती है, तो मुझे लगता है वहाँ वो कहीं चूकी हैं, कहीं कंसंट्रेशन की कमी आई है, लेकिन उनकी क्षमताओं में कोई कमी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। और इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म्स में काफ़ी सधा हुआ खेल उनकी तरफ से देखने को मिलता है। हालांकि भारत के लिए सिर्फ बुरी खबरें नहीं रही। याहिका और सुतीर्था मुखर्जी बहनों के साथ दिया चिताले और यशस्विनी घोरपड़े की जोड़ी ने आज अपने अपने महिला डबल्स के शुरुआती मैच जीत लिए हैं। मानव ठक्कर और मनुष शाह की पुरुष डबल्स की जोड़ी ने भी जीत के साथ इस अभियान की शुरुआत की है। मानव ठक्कर और मनुष शाह की अगर बात की जाए, बहुत कम समय में समझना चाहेंगे, कितनी उम्मीदें हैं? देखिए जी, उम्मीदें करनी चाहिए, उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है। और मैं तो कहूंगा कि कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन करेंगे आप तो उतना अच्छा रहेगा। कम से कम आप सेमीफाइनल तक पहुंचें इस बड़े मंच पर, तो उतना ही टीम के लिए अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। बताऊं, अब समय हो रहा है आप लोगों से विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। मनोज जी, आप स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पे हमसे विस्तार से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।